नमस्कार देवी और सज्जनों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है हमने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है मैंने। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में जो कंटेंट पढ़ाया गया है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड पढ़ाया गया है। क्लियर? तो बेसिक से एडवांस लेवल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे उसमें कवर करवाए हैं आपको। आज से हम एक नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता कुछ नहीं है। जो परसेंटेज पढ़ा था हमने उसमें जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस पढ़ा था हमने, एक टॉपिक आया था, वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से डिनोट करेंगे। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। इसमें हम हमारा फोकस जो रहेगा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे रहेगा। ठीक है? अभी आपको समझ में आया ना, जब मैं डिस्क्राइब करूंगा इसको तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज लगेगा, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 110 रुपये। क्लियर? अगले साल फिर प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होता है, जो प्रिंसिपल हमारा स्टार्टिंग में होता है वही प्रिंसिपल रहता है। अगले साल फिर इस 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज लगता है। फिर हमारा अमाउंट हो जाता है यहाँ से 120 रुपये। यही साइकिल चलती है सिंपल इंटरेस्ट में। फिर 10 रुपये तो 130 रुपये। फिर 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज लगता है और हमारा अमाउंट हो जाए 4 साल में 140 रुपये। ठीक है? ये पहले साल के बाद, ये सेकंड ईयर के बाद, ये थर्ड ईयर के बाद और ये फोर्थ ईयर के बाद। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमेशा एक ही रहता है। इसमें प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बिल्कुल चेंज नहीं होता है। ठीक है? ये जो पूरी प्रोसेस है ये सिंपल इंटरेस्ट की है। इसका ही अपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। अगर हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है, तो पहले साल तो 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 110 रुपये हमारा अमाउंट। ठीक है? कितने? एक साल का। यहां से हमें क्या पता चला कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। क्लियर? अगले साल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगले साल जो सामने वाला ब्याज लेता है वो हमसे इस 110 रुपये पे लेता है, यानी कि ब्याज जो मिला हमें उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमारा चेंज होता रहता है। जो दूसरे साल का अमाउंट होता है, ये दूसरे साल का हमारा अमाउंट है, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है दूसरे साल के लिए। समझ रहे हो? आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। ठीक है? यहाँ से हम 10% इसका इंटरेस्ट लेंगे। 10% अगर इसका निकालें तो ये बनेगा यहाँ से 11 रुपये। ठीक है? यहाँ से हमारा दूसरे साल का ब्याज कितना लगेगा? 11 रुपये। इस 110 में 11 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 121। क्लियर? फिर यहाँ से 10% के हिसाब से इसका हम 10% निकालेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 12.1 रुपये। ठीक है? यहाँ से इसका 10% निकालेंगे तो ये बनेगा 12.1 रुपये। ये हो गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो यहाँ से फिर इस 121 में 12.1 ऐड करेंगे हम तो ये बनेगा 133.1 रुपया पैसा। क्लियर? फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये था, सेकंड ईयर हमारा प्रिंसिपल 110 हुआ, थर्ड ईयर हमारा प्रिंसिपल हुआ 121 और फोर्थ ईयर हमारा प्रिंसिपल हो गया 133.1 रुपये। इसका जब हम 10% निकालेंगे
तो आएगा 13.31%। क्लियर? यहाँ से आएगा 13.31%। और वो जब इसमें ऐड करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास 146.41। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता रहा था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसी कंसेप्ट पे हम पूरा चैप्टर करेंगे। वो क्या होता है? देखो 110%। ठीक है, मैं आगे लिखकर बता देता हूँ उसको। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना, अमाउंट कितना हो जाता है? 110%। क्लियर? अगर 100% कोई चीज़ है, उस पर 10% हम इंटरेस्ट लें, तो वो अपने आप में जब अमाउंट हम देखें तो 110% हो जाता है। क्लियर? इसको जब हम काटें इससे, तो ये बनता है 1.1। ये होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर? देखो यहाँ ध्यान से देखना, हमारा प्रिंसिपल 100 था, 100 से क्या हुआ? 110। अगर इस 100 में हम 1.1 का इंटू करें, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 10% का, इस 1.1 का अगर 100 में इंटू करें तो ये बनता है 110। क्लियर? यहाँ से फिर हम अगर 110 में 1.1 का इंटू करें तो ये बनेगा 121। इसमें फिर अगर 1.1 का इंटू करें हम तो ये बनेगा 133.1। फिर 1.1 का इंटू करें हम तो ये बनेगा 146.41। क्लियर? यही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी, उसकी परिभाषा यही होती है, जब दो सीरीज, कोई भी सीरीज में दो या दो से अधिक बार कोई एक ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इनटू किया गया हो। क्लियर? उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो है, ये अमाउंट जो है ये गुणोत्तर श्रेणी में है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनका सेम है, इसे ही हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? समझ में आया गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होना चाहिए। जैसे कि 3, 6, 9, 12 ये सब होते हैं ना, इनमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है, 3 का इंटू करते हैं हम। 3, 6, 12 ये तो समांतर श्रेणी का हो गया। क्यूब चलता है इसमें, 3, उसमें क्यूब का चलेगा 3, 9, 27, फिर उसका क्यूब। क्लियर? ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हम समान चीजें जोड़ते हैं, 3, 6, 9, 12 ये होती है हमारी समांतर श्रेणी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर सेम है तो वो होगा हमारा गुणोत्तर श्रेणी में, और वही इस कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। तो ये चीज़ भले आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब हम सवालों में इनको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है? लेकिन आप अगर प्रेजेंट हैं लेक्चर में तो आपको समझ में भी आएगा, और आना भी चाहिए। क्लियर? क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, इनमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर ये जो अमाउंट है 110, एक सेकंड, ये 100, 110, 121, 133 और 146.41, ये सभी हैं, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है? यहाँ से ये हमें पता चलता है कि अमाउंट जो होते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक है? अब इनके पर्टिकुलर ये जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी अपने आप में गुणोत्तर श्रेणी में होता है। कैसे? देखो फर्स्ट ईयर क्या लगा था सिंपल इंटरेस्ट हमें, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? 10 रुपए। सेकंड ईयर का क्या था? 11 रुपए। इसी तरह थर्ड ईयर का क्या था? 12.1 रुपए। क्लियर? 10% के हिसाब से 100 रुपये ब्याज दे रहे हैं हम ये। और फोर्थ ईयर का क्या था हमारे पास? ये था 13.31 रुपए। क्लियर? देखो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करो, इसका भी 1.1 है, इसका भी 1.1 है, और इसका भी 1.1, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे है, 10 में अगर 1.1 का इंटू करूँ मैं तो ये बनेगा 11। क्लियर। फिर इस 11 में मैं 1.1 का इंटू करूँ तो ये बनेगा 12.1। फिर इस 12.1 में अगर 1.1 का इंटू करूँ तो ये बनेगा 13.31। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। क्लियर। ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ये जब सवाल करेंगे तब हमें पता चलेगा, इनका यूज़ सवालों में होगा, इसलिए इसको यहाँ पे अच्छे से समझना था कि आपको सवाल समझने में दिक्कत ना हो। काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ मैं, इनका बहुत अच्छी तरीके से हम सवाल में यूज़ करेंगे। ठीक है, दो बातें हमें पता चल गई कि एक तो अमाउंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। देखो, एक तो ये तरीका हो गया जिसमें परसेंटेज को ब्रेक करके हम सवाल करते हैं। एक और तरीका क्या बताया था मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, रेशो में तोड़कर। क्लियर। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 14.28, ठीक है, 14 सही 2/7। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7, यानी कि 7 रुपये पर ये प्रिंसिपल, इस पर 1 का इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट जो होगा वो 8 रुपये होगा। ठीक है, 7:8। यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या निकल कर आता है हमारा। ठीक है, मान लो 7 रुपये हमारा मूलधन था, 1 रुपये उस पर ब्याज मिला, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 8/7। ठीक है, जब इसको इससे इंटू करेंगे हम तो अमाउंट आ जाएगा 8 रुपये। तो क्या क्या निकला यहाँ से, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 8/7। क्लियर। तो मान लो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा P है। ठीक है, एक साल बाद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 से क्या होगा, अमाउंट जो हो जाएगा हमारा वो 8/7 हो जाएगा। अगले साल क्या होगा, फिर इस 8/7 में इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 8/7 का स्क्वायर। क्लियर। तीसरे साल क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इंटू करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया ना मैंने, ये यहाँ पे इसका इसमें इंटू होता जाता है। इस 100 में 1.1 का इंटू हुआ 110 हुआ, इसमें 1.1 का इंटू हुआ 121 हुआ, इसमें 1.1 का इंटू हुआ 133.1 हुआ। सेम प्रोसेस हम वही मान रहे हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8/7 का क्यूब 3 साल बाद। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर टाइम अगर 2 साल दिया होगा हमें, तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होंगे वो किसी न किसी के स्क्वायर होंगे, और जब 3 साल की बात होगी तो हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल ये किसी न किसी के क्यूब होंगे। यहाँ से हमें इतना पता चलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अच्छे से समझ में आएगा उससे। तो मान लो हमें 9 साल का अमाउंट दे रखा है, कितना 169। एक और हमें दे रखा है 7 साल का अमाउंट दे रखा है। क्लियर। कितना 121। देखो 7 से 2 कितने साल की गैप है, 2 साल की, यानी कि इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2 साल का होगा। क्लियर। यानी कि ये किसी के स्क्वायर होंगे। क्लियर। अभी बताया मैंने पिछले एग्जाम्पल में। तो ये किसका स्क्वायर है 13 का, ये किसका है 11 का, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया ये अंडर रूट किए करने के बाद। तो 13 पे इंटरेस्ट, 11 पे इंटरेस्ट मिला 2 का, 2 का इंटरेस्ट 11 पर। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। तो 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, तो 2/11 क्या होगी 18.18।
18। तो मान लो कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 8 साल में प्रिंसिपल का 64/25 हो जाता है प्रिंसिपल का। ये हो गया हमारा अमाउंट। अब ये 8 साल का है, हमें निकालना है 4 साल का। कितना है? 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है हमें, यानी कि इसका आधा। ठीक है, 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 64/25। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? इसका अंडर रूट। ठीक है, 64/25 को अंडर रूट में लेंगे तो ये निकलेगा 8/5। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? 8/5। इसी तरीके से हम देखें, मान लो कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, 15 साल में ये हो जाता है 27/8 गुना प्रिंसिपल का 15 सालों में। हमें निकालना है 5 साल का। कितने? 5 साल का। तो ये 5 5 के रेशो में 3 बार डिवाइड होगा। 5 5 साल करके 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो निकल जाएगा, यानी कि ये किसी न किसी का क्यूब होगा। तो जैसे ही 27/8 को हम क्यूब रूट में लेते हैं तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3:2, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आया हमारे पास 3/2। तो जो प्रिंसिपल है वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 3/2। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 9/4। और 15 साल बाद कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 27/8 टाइम्स। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सवाल इससे इजीली करेंगे हम, इसलिए इसको ध्यान से समझना। वैसे अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है उसको समझ में ना आए, जिसने पढ़ रखा है उसको आ गया होगा। जैसे ही हम इसको सवालों में अप्लाई करेंगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? देखो रेशियो से बताया था मैंने एक, तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 20% है, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 1/5, यानी कि ये प्रिंसिपल और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। क्लियर? ये आया हमारा 1 साल का। यही हमें 2 साल का निकालना हो तो क्या आएगा? 25/25/36। ये हमें अगर 3 साल का निकालना हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा अमाउंट से प्रिंसिपल का क्या होगा? 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, यही चलता जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। तो तीसरे साल का क्या होगा? 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 साल का देखें हम तो ये बनेगा 625 और ये बनेगा 1296। यहाँ से एक चीज़ और निकलती है, देखो यहाँ पे अगर टाइम 4 साल था तो यहाँ पे 4 5 जो प्रिंसिपल की थी पावर क्या थी? 4। यहाँ अगर टाइम 3 था, 3 साल था, तो प्रिंसिपल की पावर क्या थी? 3, 5 की पावर 3। यहाँ 2 साल था तो 5 की पावर हमने 2 किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को गुणोत्तर श्रेणी बोले हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोले, या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोले, चारों बातें एक ही हैं और वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम सवाल करेंगे, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और भी जितना हो सकेगा मैं आपको सवालों में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन होती है और जो उसका बेस होता है वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल लेकर भी समझाया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिया।
और ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट की पिक्चर है और क्या सिंपल इंटरेस्ट की पिक्चर। दोनों में एक ही फर्क है कि प्रिंसिपल जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल चेंज हो जाता है, उसी की वजह से हमारा इंटरेस्ट भी चेंज आता है, और वो होते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। इसी एक लाइन के पीछे हम पूरा चैप्टर निपटा देंगे कि ये चीज़ें जो होती है ये गुणोत्तर श्रेणी में होती है, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यूब अगर याद नहीं है आपको तो याद कर लेना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं हम। हो गया आपका बेसिक, जो बेस होता है इसका मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो पहला सवाल है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बेसिक में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है मैंने। 2 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये अमाउंट दे रखा है हमें, क्लियर, 2.25 गुना, प्रिंसिपल का 2.25 गुना, यानी कि 2 साल की बात है तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 2.25 किसका स्क्वायर, अंडर रूट, इसको अंडर रूट में लेंगे तो ये बनेगा 1.5। 15 का स्क्वायर होता है 225, पॉइंट लगाए तो हमने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 1.5 का स्क्वायर कर हो गया है हमारा अमाउंट। किससे हुआ है, 1 से 1.5 हुआ है। तो 1 से 1.5 हुआ है, 0.5 1 का कितना है, 50%। ठीक है, अब हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ में निकाल के नहीं बताऊंगा, परसेंटेज पूरे ही पढ़ा दिया मैंने। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आपको आता है, ठीक है, इसीलिए परसेंटेज और रेशियो दोनों पहले पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका बेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं। विदाउट वो दोनों चैप्टर पढ़े आप अर्थमेटिक पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ देखो परसेंटेज निकालने का आना आ गया। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है फिर आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी आप निकाल सकते हैं इससे कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, किस पर, 1 पर, तो 100 कितना, ऐसे करके। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, देखने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। 0.5 ज़्यादा है, 1 का 0.5 50% होता है। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात करें। ये दे रखा है हमें 4 वर्षों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कितने का, अमाउंट का रेशियो दे रखा है हमें, अमाउंट और प्रिंसिपल का कितना दे रखा है, अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो 512/162। ठीक है, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। लोग काटने पीटने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऊपर भी काट रहे हैं हम, नीचे भी काट रहे हैं, जब तक सिंप्लीफाई हो चीज़ें हमें सिंप्लीफाई उनको करना है ताकि किसी का √4 की वैल्यू आए। तो इसको काटेंगे 2 से तो ये बनेगा 256 और ये बनेगा हमारे पास 81। क्लियर, क्योंकि ये तो किसी का √4 नहीं होता है। इसको जब हम 4 अंडर रूट में लेंगे तो यहाँ से ये बार निकल कर आएगा 4 और ये निकलेगा 3। ओके, 3 का क्यूब होता है 27, 27 का फिर 3 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 81। ठीक है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या है हमारा, 4:3, यानी कि 1 का ब्याज मिला 3 पर, 33.33%। पूरे चैप्टर का बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है, चीज़ें कहाँ से आती है, हर चीज़ एक्सप्लेन की मैंने डिटेल से। अब आपको समझ में आना चाहिए। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो
तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो कंपाउंडेड को है ना एग्जामिनर संयोजित लिखता है। क्लियर? तो अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल समझ के सोल्व करने लग जाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, चक्रवृद्धि लिखे ना लिखे, संयोजित भी अगर लिखा हुआ आता है सवाल में तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल है, उसको एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ही सोल्व करें। या फिर बेटर है कि आप इंग्लिश का क्वेश्चन देख लें। देखो ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित हो रहा है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और तिमाही ले रहा है, यानी कि साल भर में वो 4 बार ब्याज लेगा। क्लियर? तिमाही ले रहा है उसका मतलब क्या हुआ? हर 3 महीने में ब्याज लेगा। तो ऐसा तो नहीं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो हर 3 महीने उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेगा। ठीक है, मान लो 4 बार उसको ब्याज लेना है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है। ठीक है, तो वो हर 3 महीने में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज लेगा। और टाइम जो हमारा है वो 4 बार हो जाए, इंटू 4 हो जाएगा। जो भी टाइम है उसमें हम 4 से इंटू कर देंगे। तो टाइम 1 वर्ष दे रखा है हमें, यानी कि 4 बार ब्याज लगेगा। तो इस वैल्यू जो दे रखी है हमें, इसका 4th रूट लेंगे हम। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 5/4। ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ये आया हमारे पास 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, जैसे हमने इसका 4 रूट लिया तो हमारे पास आ गया 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये था हमारे पास 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर? हमारे पास आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे अमाउंट। ब्याज कितना मिला यहाँ से? 1 रुपये का 4 रुपये पर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 25%। क्लियर? 25% प्रत्येक तिमाही थी, उसने हमें वार्षिक दर पूछी है, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज लिया। कितनी बार लिया? 4 बार लिया, 12 महीने होते हैं उस हिसाब से। तो इसमें 4 का इंटू हम वापस कर देंगे, यानी कि 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी बंदे ने 100 रुपये उधार लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर और तिमाही लौटाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी 25% है, तो उसे साल भर में उसका डबल रिटर्न करना पड़ेगा। 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी यहाँ पे। अगला सवाल है, 4,704 रुपये का धन 2 वर्ष में 5,766 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो वैल्यू दे रखी है हमें, और टाइम दे रखा है 2 साल। वैल्यू क्या दे रखी है? 4,704, और अमाउंट दे रखा है 5,766। 6 सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बनेगा 784, और ये बनेगा 691। ठीक है, 2 साल टाइम दे रखा है। इसका अंडर रूट लेंगे हम, तो ये स्क्वायर होता है 28 का, और ये स्क्वायर होता है 31 का। ये हो गया 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास। 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ से यहाँ तक? 3 रुपये आउट ऑफ 28। इसकी निकालनी है हमें परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। देखो इसका 10% निकाला हम, तो कितना बनेगा? 2.8। ऊपर दे रखा है 3, इस 2.8 से कितना ज़्यादा? 0.2 ज़्यादा। क्लियर? अब इस 28% का अगर 1% निकाले हम, तो ये बनेगा 0.28। ठीक है, 1% निकाले तो वो बनेगा 0.28। हमें चाहिए 0.2, यानी कि 1% से थोड़ा कम। क्लियर? 10% से थोड़ा ज़्यादा और 11% से थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। 10 सही 5/7%। सवाल करने का भी अपना एक तरीका होता है, इसी तरीके से हमें सवाल करने हैं, वरना एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में टाइम निकलता है।
जो कि हमारे पास है नहीं। तो कंपटीशन की दुनिया में एक बात अच्छे से समझ लेना कि आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जल्दी किसको आता है, नौकरी उसकी लगेगी। समझ रहे हो आप? आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और टाइम दिया जाता है 60 मिनट। तो उन 60 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपकी स्पीड बिल्कुल होनी चाहिए, तभी जाकर आप सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। गणित में बहुत 10% चांसेस है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करना पड़े, बाकी 90% चांसेस है कि आपको कैलकुलेशन पूरी ना करना पड़े। उसमें चाहिए आपका कॉमन सेंस, देखने का नज़रिया और नॉलेज ऑफ नंबर्स, ठीक है। बाकी पहली और दूसरी वीडियो में मैंने जो तरीके होते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के, वो आपको बता दिए थे। और जैसे जैसे सवालों में आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ये तरीके जो होते हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं। इसको अगर एग्जैक्ट काटने बैठे तो फिर क्या ही होगा हमारा, ठीक है। तो जो अंदाज़ा लगाना सीख गया कैलकुलेशन में, वो निकाल ले जाएगा पेपर। तो ये आपको करना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये ना किसी बुक में मिलेगा आपको, ये बस प्रैक्टिस से ही आएगा, और प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगी। अगला सवाल है 3,45,600 रुपये का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो टाइम दे रखा हमें 3 साल। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि किसी का क्यूब रूट नजर नहीं आ रही हमें। तो पहली वैल्यू हमारे पास 3,45,600 और दूसरी है 4,39,400। तो सबसे पहले 2 जीरो हटा देते हैं, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कितने आएगा, 17, 28, और ये आएगा हमारे पास 97, ठीक है। 3 साल का दे रखा है, तो इसी का क्यूब रूट होगा, और ये भी किसी का क्यूब रूट होगा। तो ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है, 13 का क्यूब। ये आ गया हमारे पास 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। 1 साल की वैल्यू आ गई। 1 साल में 12 रुपये जो है वो 13 रुपये हुए। ब्याज कितना मिला, 1/12, यानी कि 8.5 1/3%। इसकी वैल्यू पता होगी आपको, 1/12 की वैल्यू होती है 8.1/3%। अब बताओ आप, यही सवाल अगर एग्जाम में आया तो आप कितना पेन चलाएंगे। आप इन दोनों वैल्यू को जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये जीरो मन में उड़ा लेना। इसको 2 से डिवाइड करते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करते ही ये चीज़ आ जाएगी। मैक्सिमम आपको इतना सा पेन चलाना है इन दोनों वैल्यू को लिखने में, ठीक है। और ये मेंटली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये वैल्यू आई आपको क्यूब जैसे ही याद है, आपको पता चल जाएगा कि 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, एक का ब्याज मिल रहा है 12 पर। राइट ऑप्शन टिक करना है। सवाल पढ़ने के बाद 10 से 12 सेकंड में ये सवाल हो जाना चाहिए। इतना ही सवाल, इतना ही टाइम हमें लगना चाहिए, और एग्ज़ाम भी हमें इतना ही टाइम देती है। इससे ज़्यादा अगर समय हमने इस सवाल में ख़राब किया तो कहीं ना कहीं हमारे जो अच्छे सवाल होते हैं जिनमें टाइम लगता है, वो सवाल हमारे छूट जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ़ तो है नहीं, वो डाटा कुछ ऐसे सेट करता है, 2 4 क्वेश्चन आपको लेंदी डालेगा तो 2 4 बिल्कुल ईजी डालेगा। वो आपको डिसाइड करना है कौन सा सवाल ईजी है, कौन सा जल्दी हो सकता है, और कौन सा हमारा टाइम खाएगा। एग्ज़ाम का ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है जो हमसे ना हो, या फिर उस टाइम पीरियड में ना हो। क्लियर? क्योंकि एग्जामिनर खुद सोलो करता है फिर एग्जाम में क्वेश्चन देता है। अगला सवाल है 15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाएगी। ये सवाल देखो, ये किसका क्यूब दे रखा है हमें, ये किसका क्यूब है, 25 का, और ये किसका क्यूब है, 28 का। यानी कि 3 रुपये का ब्याज मिलेगा हमें 25 पर। 1/25 की वैल्यू क्या होती है, 4%, उसकी 3 गुना यानी कि 12%। मेंटली सवाल को आपको करना है।
अगला सवाल, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपये की धनराशि पर किस ब्याज दर से 9 माह में 7,566 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो ब्याज कैसे काउंट हो रहा है? तिमाही, 12 महीने में, प्रत्येक 3 माह में, यानी कि 4 बार ब्याज इकट्ठा होगा। ठीक है, तो टाइम में इसका इंटू करते हैं। 9 महीने में हम 4 का इंटू करेंगे तो ये बनेगा 36 महीने, यानी कि 3 साल। क्लियर? तो प्रिंसिपल दे रखा है हमें इसमें 48,000 और ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारा अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो 48,000, एक सेकंड, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा अमाउंट हो जाएगा 555,566। ये हो जाएगा 55566। तो वो 3 साल है। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट में बनाना है हमें। 3 जीरो तो है, इसको 6 से काटो तो ये 8 बनेगा, 8,000। ये क्यूब होता है 20 का। क्लियर? इसको भी 6 से काटते हैं हम, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9260, हाँ 9261। ये होता है हमारे पास क्यूब रूट 20 का, और ये होता है हमारे पास क्यूब रूट 21 का। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी यहाँ से? एक का इंटरेस्ट 20 पे, यानी कि 5%। ठीक है, और ऐसा कितने टाइम? 4 टाइम, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देवियों और सज्जनों, समझ में आ रहा है या नहीं आपको? देखो लाइव तो है नहीं, अपन रिकॉर्डेड है ये क्लास, लेकिन जितनी बारीकी से मैं समझा रहा हूँ समझ में आना चाहिए आपको। तो लाइव भी लेंगे बहुत जल्द, लोगों को शेयर करें चैनल ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। यूट्यूब की कुछ कंडीशंस होती है लाइव आने की, तो जब तक वो फुलफिल नहीं होती है तो हम लाइव नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लाइव देखने की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। वैसे जिस बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, एक जो कॉम्पिटिटर होता है उसको समझ में आ जाना चाहिए। अगला सवाल, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9,600 रुपये और 10,272 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो मिश्रधन दे रखा है 9,600 से 10,272। यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला? दूसरे और तीसरे वर्ष की बात दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट कितना मिला? इसको माइनस करें तो ये बनेगा 672। आउट ऑफ कितने में मिला? 9,600 पर हमें निकालनी है परसेंटेज वैल्यू। तो इसको 100 मान लें हम, तो ऊपर 672, 100 माने अगर तो इसका 7% कितना होगा? 700। ठीक है, ये 2 जीरो अगर हम नहीं काटते और इसको अगर हम इस 96 को 100 मान लेते हैं तो इसका 1% होता 100, 10,000 का, और 7% होता 700, तो इससे थोड़ा सा कम दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी कम है, तो इसका एग्जैक्ट आएगा 7%। कम कितना है? 4 कम है, 7 चौक 28, और ऊपर वैल्यू कितनी कम है? 28 ही तो कम है 700 में। 700, 7% आएगी इसकी वैल्यू। तो ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही है, इसको आप खुद कर लेना। अगला सवाल है, आज वार्षिक रूप से ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9,500 की राशि 2 वर्ष में 11,495 हो जाती है। उसी अवधि में उसी धनराशि पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो वो जितने मैंने एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमसे
केवल कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर केवल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन है कि पूछा जाए। हमें दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और लगभग वही रिपीट होंगे। 80% सिलेबस ऐसे रिपीट करती है मैथ रीजनिंग का। जीके ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग जो है 80% रिपीटेड होता है, और बचे हुए 20% का 80% मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपके 2 या 3 क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ये हो जाते थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन। 20 का 80% निकाला तो कितने बनते हैं? 16। 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको नए देखने को मिलते हैं। ठीक है? और उनमें भी नया कंसेप्ट कोई नहीं होता है, उनमें आपकी अप्रोच चेक की जाती है। ठीक है? मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने पूरी चीज़ डिटेल से पढ़ी है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आप वो 4 क्वेश्चन भी बना जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है? प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके पुराने पेपर लगाने हैं। देखो, सिलेबस से पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम को पढ़ना। हज़ारों एग्ज़ामें हैं, कई तरीके से, हर स्टेट की अलग एग्ज़ाम है, एसएससी अलग है, बैंकिंग अलग है, रेलवे अलग है। ठीक है? कौन सी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी से ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ें। जो क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही पढ़ें, तब जाकर आपकी नौकरी लगेगी। पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ना ये बड़ी चीज़ होती है। जो ये कर जाता है वो कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लेता है। जो सिलेबस पढ़ने में रह गया वो रह ही जाता है, उसके सालों निकल जाते हैं, उसका पेपर नहीं निकलता है। तो हमें तैयारी भले ही कम करनी हो, बेहतरीन करनी है, और सही डायरेक्शन में करनी है। ठीक है? बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई आज। सवाल करते जल्दी जल्दी। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? देखो, 2 साल का दे रखा है हमें। ठीक है? 9,500 से 11,495, इनको डिवाइड करें हम, 5 से सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा 1900, और ये बनेगा 2251। फिर से इनको सिंप्लीफाई करें हम, ये हो जाएगा फिर 19 से। ठीक है? ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 121। क्लियर? प्राइम नंबर के आपके पहाड़ों, प्राइम नंबर के पहाड़े आपको याद होना चाहिए। 2 साल की बात है तो ये अंडर रूट हो गए, ये 10 और ये 11, ये आ गई 2 साल की वैल्यू, ये आ गई 1 साल की वैल्यू। तो ब्याज कितना मिला? 10% का, 10 पे 1 का। एसीएम से पूछा है, अगली लाइन, उसी अवधि में उसी धनराशि पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज करना है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 20%। सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है तो 20% हमें निकालना पड़ेगा किसका? 9,500 का। 10% होगा 95, और डबल होगा 950 होगा 10%, इसका डबल, यानी कि देखो 20% तो होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें टाइम को भी डबल करना है। ठीक है? 2 साल लगेगा, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 40%। टाइम भी डबल करना है हमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी करना है। सवाल को ध्यान से पढ़ना ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो 40% अगर निकालेंगे 9,500 का, तो वो आएगा 3,800 रुपये। ठीक है? 10% आएगा 950, 20% का आएगा 1,900, उसका डबल 3,800। तो ये होता है मेंटली करना, हर चीज़ को करके देखना ज़रूरी नहीं होता है। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 हो जाती है और 7 वर्षों में 59,582 रुपये हो जाती हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर एग्जामिनर चक्रवृद्धि ना भी लिखे, मान लो, ठीक है, केवल बोल दिया जाए कि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो भी कंपाउंडेड ही है ये। देखो, वैल्यू दे रखे हमें 4 वर्षों बाद और 7 वर्षों बाद। ठीक है?
गैप कितना है? 3 साल का, 3 साल का गैप है, यानी कि क्यूब रूट निकलेगा। देखो 54,000 का तो क्यूब रूट होता नहीं है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो वो आएगा 27,000। ठीक है, ये क्यूब रूट होता है, किसका होता है? 30 का। क्लियर? इसको 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 29,791। ये किसका क्यूब रूट होता है? ये होता है हमारे पास क्यूब रूट 31 का। ठीक है, क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूंगा, इनका भी निकालने का एक तरीका होता है। तो यहाँ से 1 का इंटरेस्ट मिला 30 पे, तो आएगा 3/1/3%। तो मित्रों पहले ही बता चुका था मैं कि क्यूब आपको याद होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगला सवाल है, कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से की दर पर 2 वर्षों में, ये कितने हैं, 2,80,900 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो रेशियो से करेंगे इस सवाल को, 6% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। क्लियर? इसको तोड़े हम तो ये बनेगा, 2 से काट देंगे इसको तो होगा 3/50। ठीक है, यानी कि मूलधन हमारा 50 है तो मिश्रधन आएगा 53। ऐसा कितने सालों तक हुआ? 2 सालों तक। एक बार और कर लेंगे इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 53 इंटू 53 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 2,80,900। हमें निकालना है 50 इंटू 50 की वैल्यू, 2500 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ध्यान से देखो इन नंबर्स को, ये 100 बार कटेगा। कैसे? 3 × 9 और 9 से जाना है 9 पर, यानी कि यूनिट डिजिट तो आएगा 0। क्लियर? 53 में पहले 50 का करना फिर 3 का करना, दोनों को ऐड करना, आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, यानी कि 4 0 विथ 25। तो अगला सवाल है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है तो यह राशि 2 वर्ष में 28,224 और 3 वर्ष में 29,635.20 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। क्लियर? तो कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में तो 28,224 और 3 वर्ष में 29,635। तो गैप कितनी है? 1 साल की। तो यहाँ से इंटरेस्ट हम काउंट करें तो वो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएं हम तो एक्चुअल में ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 0.2141। ये आया है 1 साल का इंटरेस्ट आउट ऑफ 28,224। इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से देखो, ये 14 इस 28 का आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा। ठीक है, इस 24 का आधा इंटू 100, यानी कि ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, इस डेसिमल से ही कट जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर है हमारे पास 5%। चक्रवृद्धि ब्याज पर इसकी गणना करनी है 2 साल के लिए, हमें इस धनराशि निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है 2 साल बाद जो 28,224 हो जाए। 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 2 साल के ब्याज का बनेगा 20/21। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20/21, ये 2 साल तक लगी, यानी कि 441। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 28,224। हमें निकालनी है इस 400 की वैल्यू। तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं हम।
इसको यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया है। 441 की वैल्यू में गिवन है, देखो 4 चौक 16, ऊपर बन रहा है 6, एक से जाना है 6 पर, यानी यूनिट डिजिट तो आएगा 6 और 2 जीरो, 2 जीरो और 6, ऑप्शन डी। इतना करवाने के बाद एग्जामिनर ये कैलकुलेशन कभी नहीं करवाता है आपसे, ठीक है, इसका ऑप्शन में आपको तोड़ देगा। अगला सवाल है 7,500 की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में के बाद बढ़कर 8,748 हो जाती है। पहले ब्याज दर की दोगुनी दर से 4/3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स सवाल है ये, ठीक है। राशि जो है 7,500 से, इस 7,500 से 8,748 हो गई, कितने टाइम में, 2 साल में। तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बनेंगे। देखो 75 तो स्क्वायर होता नहीं है, इसका आधा भी नहीं होगा, इसका 3 से डिवाइड करें तो बनेगा हमारे पास 2500, ठीक है। इसको भी अगर 3 से डिवाइड करें हम तो ये बन के आएगा हमारे पास, ये बन के आएगा 2 9 9 1 6, ठीक है। ये 50 का स्क्वायर होता है और ये होता है 53 का, ठीक है। अंडर रूट लेंगे इनको 2 साल की टर्म में, तो ये 53 का नहीं, सॉरी 54 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 का प्रॉफिट 50 पर 100 कितना, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल कर आएगी 8%। क्लियर। अब क्या बोला है, पहले की ब्याज की दर से दोगुनी दर पर, ये ब्याज दर आई हमारे पास, इसकी दोगुनी दर 16%। ये टाइम, टाइम भी कितना कर दिया, 5 चौक 20 और 23/5। ये किसका निकालना हमें, मूलधन का। मूलधन कितना है हमारे पास, 7,500, ठीक है। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से जाएगा 75, 15 बार। और यहाँ से हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 3 दून 6, 6 8 48, 8 8 5 40, जीरो। तो जीरो तो कॉमन है ही सब में। 15 8 होता है 120, इंटू हमें करना है 46, ठीक है। तो 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक होता है 48, देखो 5,000 के आसपास आएगा, ठीक है। ये 4,000 ही रह गया, ये 8,000 है और ये 2,500 है, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल है, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आपका 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा। देखो बड़े ही प्रेम भाव से बेसिक समझाया था, सब समझाया था मैंने ये सवाल, ये कंसेप्ट, ठीक है। 8 साल में जो है वो अपने आप का 3 गुना हो रहा है, कितने सालों में, मान लो एक प्रिंसिपल है हमारा, 3 गुना हो रहा है 8 सालों में, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। अगले फिर 8 सालों में ये हो जाएगा, फिर 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9। फिर 8 सालों में ये अपना 3 गुना हो जाएगा, 9 तिया 27। फिर 8 सालों में ये अपना 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 81। और अगले 8 सालों में ये अपना 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 243। क्लियर। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी, जो मैंने आपको समझाई थी। समांतर श्रेणी क्या होती है, 3 6 9 12 15, ये होती है समांतर श्रेणी, और ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इस श्रेणी में आगे बढ़ता है। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट में सवाल होता तो इसका आंसर इस फॉर्म में होता, ठीक है। अगले कितने, 1 2 3 4 5 कंडीशंस, तो 1 2 3 4 5 कंडीशंस। सवाल अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो इसका आंसर बनता 15, इसका आंसर बन रहा है 243। तो आप देख सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है इनमें। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में और ये होता है समांतर श्रेणी में, पैरेलल सिक्वेशन।
तो सवाल क्या पूछा हमसे, कितने सालों में, तो 8 8 8 8 5 40। एक और थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ, ये तो लेंदी हो गया। क्या बताया था मैंने कि इनकी पावर के हिसाब से होता है, ठीक है। 8 की पावर अगर 1 है तो वो 1, 8 की पावर अगर 1 है तो ये बन रहा है 3 गुना, 8 की पावर अगर 2 है तो ये बन रहा है 9 गुना, 8 की पावर 3 है तो ये बन रहा है 27, 8 की पावर 4 है तो ये बन रहा है 81, और 8 की पावर अगर 5 है तो ये बन रहा है 243। यहाँ पे 5 इसका मतलब नहीं कि इसकी घात 5 है, 8 का 5 बार इंटू करना है हमें, ठीक है, 5 बार काउंट करना है 8 साल को, तो 8 5 40 साल ऐसे निकालना है। तो कोई अच्छे से समझाया था मैंने, बिल्कुल बेसिक में। कहाँ गया ये वाला यहाँ पे समझाया था मैंने, ये क्लियर, इनकी पावर और इनके क्यूब्स और स्क्वायर को लेकर, ठीक है। आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, बाकी कल करेंगे हम सवाल। बेसिक समझ में आया कि नहीं, लेक्चर जैसे ही देखें आप, अगर आपको नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। कोई सी भी चीज़ जो भी मैंने ये बेसिक में करवाई है, इन सारी चीज़ों में से अगर कोई भी समझ में नहीं आई है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। क्लियर बता चुका हूँ मैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता कुछ नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज हम चेंज जो करते हैं वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक और मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बताया, वो भी वही बात है, और हम रेशो में लें उनको तो वो भी वही बात है, ठीक है। उनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। तो देवी और सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।